बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एएफएनएस और एएमसी की इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने पास पेपर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। आज उसका लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो पाकिस्तान आर्मी के तमाम सेंटर्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ और इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहें। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि एचआईवी किस टाइप का वायरस है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि एचआईवी होता क्या है। एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि हमारे पास रेट्रो वायरस है बिकॉज इट हैज़ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, इसमें होता है हमारे पास आरएनए इसमें एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो हमारे पास की एंजाइम आता है, की एंजाइम इसमें हमारे पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, मतलब इसकी जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास होती है आरएनए से डीएनए की तरफ मूव करना। ओके, और अगर हम इसके फीचर में फैमिली देखें तो इसकी फैमिली में क्या डिटेल आती है, ये रेट्रोवायरिडी वायरस होता है। ठीक है, और इससे जो डिजीज़ कोज हो सकती है वो हमारे पास एड्स आ जाती है, लाइक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि रेट्रो का मतलब क्या है। रेट्रो का मीन्स होता है बैकवर्ड, बैक की तरफ मूव करना, बिकॉज एचआईवी डज नॉट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन को परफॉर्म करता है। और वो कैसे परफॉर्म करता है, मैंने ये बताया, आरएनए से ये डीएनए की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस क्या होती है, वो तो हमारे पास होती है डीएनए से मूव करना आरएनए की तरफ, बट ये उसके रिवर्स मूव कर रहा होता है। लाइक ये डीएनए से आरएनए की तरफ मूव नहीं करता, ये आरएनए से डीएनए की तरफ मूव कर रहा होता है। सो दैट्स वाई इसको रेट्रो मतलब बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। सो इस वजह से इसका नाम भी रेट्रो जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से इसका नाम जो है रेट्रो वायरस जो है वो रखा गया है। ठीक है, अगर इसको हम याद रखने की अगर ट्रिक देखें तो रेट्रो वायरस मतलब आरएनए से डीएनए की तरफ मूव करना, रिवर्स मूव करना। इसी के साथ साथ एचआईवी टारगेट करता है टी हेल्पर सेल्स को। अब वो टी हेल्पर सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, वो हमारे पास CD4+ सेल्स जो होते हैं जिनको ये टारगेट करता है, उसके इम्यून सिस्टम को मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह एड्स जो है वो इनक्योरेबल होता है। ठीक है, सिर्फ वो मैनेज होता है एंटीवायरल थेरेपी के थ्रू, एंटीबॉडीज़ वगैरह से वो जो है वो ट्रीट नहीं हो सकता। इसी के साथ से एचआईवी जो है वो बैक्टीरियोफेज नहीं होता। बैक्टीरियोफेज जो वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और एचआईवी इज़ नॉट एन ऑनक्यो वायरस मतलब ऑनक्यो वायरस कोज करता है कैंसर को, तो ये ऑनक्यो वायरस भी नहीं है। ये इससे रिलेटेड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, सो एचआईवी किस एंजाइम को यूज़ करता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करता है। एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल का आता है वो हमारे पास आरएनए होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास रेट्रोवायरस विच इज़ चार्ली ऑप्शन। ठीक है, उसने यही पूछा था कि एचआईवी किस टाइप का वायरस है, तो वो रेट्रोवायरस है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। डीएनए से आरएनए मूव नहीं करता, आरएनए से डीएनए की तरफ मूव करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि वायरस की प्रोटेक्टिव कोट लाइक जो कैप्सिड है किससे बना होता है। तो वो कैप्सिड जो है ना वायरस का एक प्रोटीन कोड होता है जो जेनेटिक मटेरियल जैसा कि हमारे पास डीएनए है, ठीक है, आरएनए है, को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। सो कैप्सिड क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन का कोट है जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी भी तरह के अटैक से, किसी भी तरह के वायरस से उसके ऊपर अटैक ना हो सके और वो इन्फेक्ट ना हो सके। इसी तरह एक और हमारे पास इसी में आ जाता है कैप्सोमर। कैप्सोमर है वो क्या करता है, प्रोटीन का सब यूनिट होता है जो कि कैप्सिड को बनाता है। मतलब कैप्सिड किस चीज़ से बना होता है प्रोटीन को, तो वो कैप्सोमर से बना होता है। इसी के साथ साथ उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के वायरल जेनेटिक प्रोटेक्ट करता है वायरल जेनेटिक मटेरियल को, ताकि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्ट रहे और उसको कोई इन्फेक्ट ना हो सके। सो कैप्सिड हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन कोट है। ठीक है, जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, प्रोटेक्ट
कर रहा होता है। तो कैप्सोमर जो है वो ना रिपीटिंग प्रोटीन का सब यूनिट होता है और सम वायरस में इन्वेलप भी होता है, जैसे लिपिड बायलेयर होगी, और वो जो है वो जो हमारे पास है ना कैप्सिड उसके आउटसाइड में होते हैं, जैसे कि HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। सो कैप्सिड डिटरमाइन वायरस शेप, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैप्सिड उसकी शेप को भी डिटरमाइन करता है वायरस की, लाइक वो कैसे हैं, वो आइसो जो है वो सेहेड्रल हैं, या वो हेलिकल शेप में हैं, या वो कॉम्प्लेक्स शेप में हैं। सो ये जो शेप्स हैं ये भी हमारे पास कैप्सिड जो है वो बता रहा होता है कि वायरस किस शेप में है। तो जो डिटरमाइन करता है शेप वो भी कैप्सिड ही कर रहा होता है। सो कैप्सोमर्स क्या है, किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और वायरस के जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, वो DNA और RNA हो सकते हैं। और जो कैप्सिड है ठीक है, वो इसको बचाता है उसके अटैक से। सो किससे बना हुआ है, वो हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर हमारे पास 18 है। राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में कौन सी वेव होती है। ओके, हम देख लेते हैं। जो ट्राइकस्पाइड वेव है ना, वो हमारे पास जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है उनके दरमियान जो है वो बीच में प्रेजेंट होती है, इन दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज के तौर पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो बाइकस्पाइड है जिसको माइट्रियल वेव बोलते हैं, वो लेफ़्ट से एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ होती है। और जो सेमील्यूनर वेव है वो एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में होती है, और इंटरस्टिशियल सेप्टम जो वो दो एट्रिया के दरमियान होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्राइकस्पाइड वेव जो वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रियल एट्रियम के बीच में होती है। मतलब जो ट्राइकस्पाइड है वो राइट साइड पे होती है, उसमें 3 कस्प्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके कि ट्राइकस्पाइड में हमारे पास कितने कस्प होते हैं। इसमें 3 कस्प हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं। वो पूछ सकते हैं कि क्यों होते हैं ये 3 कस्प, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम की तरफ। और जो वेव्स हैं वो इंश्योर करती हैं कि यूनी डायरेक्शन ब्लड फ्लो हो, बाई डायरेक्शन ब्लड की फ्लो ना हो। सो बाइकस्पाइड वेव कहाँ होती हैं, वो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल होती हैं, और जो ट्राइकस्पाइड होती हैं वो राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल होती हैं। इसी तरह सेमील्यूनर वेव कहाँ होती हैं, वो एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ट्राइकस्पाइड वेव। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, ट्राइकस्पाइड वेव के फ्लैप्स राइट वेंट्रिकल के किस मस्कुलर एक्सटेंशन से अटैच होते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। वो जो यहाँ पे हमारे पास है स्मूथ मसल, पेपिलरी मसल्स, एंट्रोकोस्टल मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो वो हमारे पास पेपिलरी मसल्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर एक्सटेंशंस होती हैं ना, वो ट्राइकस्पाइड वेव्स के फ्लैप से अटैच होती हैं। सो पेपिलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, अटैच टू वेव फ्लैश वाई कॉर्डिया टेंडिया। तो अगर कॉर्डिया टेंडिया देखें तो वो टेंडन लाइक कॉर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं पेपिलरी मसल्स को वेव्स के साथ। तो उसने हमसे पूछा क्या, यही चीज़ पूछी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पेपिलरी मसल्स। तो पेपिलरी मसल्स हमारे पास एक्चुअली में हैं क्या, ये वेव फ्लैप्स के साथ हमारे पास अटैच होते हैं। पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दरमियान, लाइक ये प्रिवेंट करते हैं वेव की प्रोलैप्स को, और इसी तरह वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को किसके अंदर जाने से, एट्रिया के अंदर जाने से। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को भी ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ये भी इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इस तरह कॉर्डिया टेंड्रिया जो वो उसको आल्सो हम क्या कहते हैं, हर्ट स्ट्रिंग्स, इसको हर्ट स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। तो ये इसके साथ जो है इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके रिलेटेड पॉइंट्स है, वो ये भी कह सकते हैं कि कॉर्डिया टेंड्रिया का फंक्शन क्या होता है, वो प्रिवेंट करना वेव की प्रोलैप्स को। और पेपिलरी मसल्स कहाँ होते हैं, वो राइट वेंट्रिकल्स में होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास पेपिलरी मसल्स, विच इज़ बीटा ऑप्शन। ओके,
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की हमारी डेली आने वाली लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, उसे फ्री ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ आपके सेंटर के हिसाब से आपको फ्री तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके AMC के, FNS के, आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर दे के अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 20। वो पूछता है कि हिस्टामाइन किस सेल से सिक्रीट होता है। ओके, हिस्टामाइन होता क्या है, ये हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स मतलब ये WB सेल्स और मास्ट सेल्स से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट करना हिस्टामाइन को। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन को। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो एसनोफिल्स हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्स लाइक पैरासाइट्स में इंपॉर्टेंट उनका फंक्शन होता है। तो जो बेसोफिल्स हैं वो हिस्टामाइन को रिलीज कर रहे होते हैं। लाइक हिस्टामाइन जो है वो कोज करती है वेसोडाइलेशन को, लाइक ब्लड वेसल्स को विडन करती है, उनकी जो विड्थ है उसको ये इंक्रीज कर देती है, उसको वाइड कर देती है। और जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, लाइक एयरवेज हैं, उसको ये क्या करती है, नैरो कर देती है। किसको ये वेसोडाइलेशन करती है, हिस्टामाइन कोज करती है वेसो, ब्लड वेसल्स को वाइड कर देती है, और जो एयरवेज का पाथवे उसको ये नैरो कर देती है। और इसमें आ जाते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लेमेशन जो हैं वो इससे हमारे पास हो सकते हैं, इससे रिलेट कर रहे होते हैं, जो ये मेन कोज करती है। और इसी तरह जो एंटी हिस्टामाइन है वो ब्लॉक कर देती है हिस्टामाइन के इफेक्ट्स को, जो कि बहुत सारे एलर्जीज में यूज होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हिस्टामाइन आखिर करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये किस सेल से सिक्रीट होती है। तो ये बेसोफिल सेल्स होते हैं जो हिस्टामाइन को सिक्रीट करते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरे पे आ जाते हैं मास सेल्स, ये सिक्रीट होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बेसोफिल सेल्स, विच इज़ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 21 है। 21 में वो हमारे पास पूछता है कि बॉडी का जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से मेंटेन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस एक्चुअली में हमारे पास है क्या, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने का प्रोसेस जो है वो हमारे पास होम्योस्टेसिस कहलाता है। लाइक बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल फॉर्म में रखने का प्रोसेस होता है डिस्पाइट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब हमने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बेस्ट रखना है, और बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हमें कोई भी उसका लाइक उससे हम रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरनल टेम्परेचर जो वो स्टेबल होना चाहिए। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एग्जांपल आ जाती है लाइक टेम्परेचर को मेंटेन करना, pH को मेंटेन करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, वाटर बैलेंस करना। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। सो ये कंट्रोल किससे हो रहा होता है, ये भी अगर हम देखें तो इसको ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो इसको कंट्रोल करता है थर्मो रेगुलेशन को। किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन को करती है, और जो पेनक्रियाज है वो ग्लूकोज रेगुलेशन को करता है। सो होम्योस्टेसिस जो है, लाइक हम इसको याद कर सकते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है हमारे पास, लाइक सेम स्टेट मेंटेन रहना, लाइक इंटरनल बैलेंस जो वो मेंटेन रहना। लाइक होम्यो मीन्स सेम, और स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग। थर्मो रेगुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, लाइक टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फीडबैक मैकेनिज्म जो है नेगेटिव फीडबैक, वो भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है। लाइक अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो जब हम स्वेटिंग करते हैं ना, जब हम लाइक बॉडी जो है वो स्वेटिंग करते हैं, गरम गरम हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो हॉट हो रहा होता है, सो हमारी बॉडी जो वो उस वक्त कूल हो रही होती है। जब हम शिवरिंग कर रहे हैं, जब कोल्ड होता है बाहर का एनवायरनमेंट, तो हमारी बॉडी जो वो हीट को जनरेट करती है। सो ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास होम्योस्टेसिस की। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस, विच इज़ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 22 में वो पूछता है एंट्री फ्रीज के तौर पर कौन सा यूज़ होता है इनमें से। ओके, जो एथाइलीन ग्लाइकोन है ना, ये एंट्री फ्रीज के तौर पर हमारे पास यूज़ होता है, क्योंकि ये यूज होता है बहुत से कार रेडिएटर्स में, ताकि प्रिवेंट कर सके किसको, फ्रीजिंग को। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास HO CH2 CH2O
H। ये हमारे पास एथाइलिन जो ग्लाइकोल है उसका फार्मूला होता है जो कि एंटी फ्रीज़र के तौर पर काम कर रहा होता है। मेथनॉल देखें, ये तो सॉल्वेंट है, फ्यूल के तौर पर काम करता है। एथनॉल देखें, ये तो अल्कोहलिक बेवरेज है, फ्यूल है। और ग्लाइसरॉल जो है वो मॉइस्चराइज़र है, फूड एडिटिव है। सो एथिलीन ग्लाइकोल जो वो लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, प्रिवेंट्स करता है रेडिएटर वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग इन द कोल्ड वेदर एंड ऑल्सो रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग। ये जो है इसके मेन फंक्शंस आ जाते हैं। लेकिन एथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि टॉक्सिक है। अगर इसको इंजेस्ट कर लिया जाए, मतलब अगर इसको सूंघ लिया जाए या खा लिया जाए तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ग्लाइसरॉल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज़र इन सम बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली। MCQ नंबर 23 है, वो पूछता है कि अल्कीन का जो रिएक्शन है, कि अल्कीन जो है उसका जो रिएक्शन है H2 के साथ, लाइक उसमें जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास Ni है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो रिएक्शन का नेम क्या होगा वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम देखें तो ये कौन सा रिएक्शन है, हमारे पास हाइड्रोजनेशन का ये है हमारे पास रिएक्शन। लाइक अल्केन में H2 ऐड करते हैं हम, अल्केन में H2 की एडिशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ Ni कैटलिस्ट। Ni कैटलिस्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन प्लस हमारे पास बन रहा होता है अल्केन। सो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, लाइक सबसे पहले अल्कीन प्लस उसमें H2 किसकी प्रेजेंस में, Ni कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास वहाँ पे अल्केन बनता है जो कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है। कैटलिस्ट इसमें Ni यहाँ पे बताया कि Ni भी हो सकता है, Pt भी हो सकता है और Pd भी हो सकता है। सो इसी तरह एक इसकी एग्जांपल आ जाती है, अगर इथीन हो तो C2H4 प्लस H2 ऐड करें तो वो इथेन बनता है C2H6। तो हम यहाँ पे याद कैसे रख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन किसके इक्वल होती है, एडिंग करना हाइड्रोजन को। ठीक है, और हैलोजनेशन है उसमें हैलोजन्स ऐड करते हैं, लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। और हाइड्रेशन में ऐड करते हैं वाटर को, और पॉलीमराइजेशन में ज्वाइन करते हैं बहुत सारे पॉलीमर्स को। सो हाइड्रोजनेशन है जिसको यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड होता है इनटू सॉलिड फैट लाइक सेचुरेटेड फॉर्म। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास हाइड्रोजनेशन। MCQ नंबर 24 है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, अल्केन्स का आपको पता है कि जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये जो है हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला होता है जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। अल्केन जो सिंगल बॉन्डेड है। इसमें मिथेन जो है, देखें मिथेन को तो उसका फार्मूला होता है लाइक अल्केन की अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक मिथेन आ जाता है उसमें, जिसमें N इक्वल हमारे पास किसके होता है 1, लाइक C1 होता है H2 1+2 तो CH4 बनता है। इस तरह इथेन है, इसी तरह प्रोपेन है। सो फुल ऑफ H जो वो 2n+2 होते हैं इसमें। सो अल्केन हमारे पास क्या है, सेचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, जस्ट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस की निस्बत। सो एज अ कार्बन नंबर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ये आपने याद रखना है। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो वो इंक्रीज करता जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन विच इज़ CnH2n+2। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 25 पे। वो पूछता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। ओके, तो हम देख लेते हैं। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें हमारे पास H2SO4 जो है मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, अगर मैं इसकी आपको इक्वेशन बताऊं तो उसमें 2SO2 होते हैं प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और 2SO3। ठीक है, लाइक कैटलाइज बाय V2O5।
यहाँ पे ये वाला कैटलिस्ट हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे Fe की बात करें तो वो तो हैबर्स प्रोसेस में होता है अमोनिया की फॉर्मेशन में, और जो Pt है वो सम रिएक्शंस में होता है, Ni है वो हाइड्रोजनेशन में होता है, अभी हमने ऊपर देखा। तो V2O5 ऐसा कैटलिस्ट है जो यूज होता है क्योंकि ये चीप होता है और ये एक इफेक्टिव कैटलिस्ट है। इट वर्क्स एट, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 to 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो इसका प्रेशर होता है 1 to 2 atm प्रेशर होता है। सो SO3 देन रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म द H2SO4। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 26 पे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओके, आपको पता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास V है वो I मल्टीप्लाई R के इक्वल होता है। V हमारे पास यहाँ पे होता है वोल्टेज, I आपको पता होता है करंट, और R जो है वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और करंट का क्या होता है? एम्पियर, और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओहम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या है? ओहम, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओहम नेम्ड आफ्टर जॉर्ज सीमन ओहम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओहम का जो नाम है वो किसके बाद रखा गया? जॉर्ज सीमन ओहम एक साइंटिस्ट था, उसके बाद रखा गया था। 1 ओहम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर करंट। जब रेजिस्टेंस जो है वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी जब 1 एम्पियर करंट होगा। सो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है? वो लेंथ पे डायरेक्ट करती है, एरिया पे इन्वर्स कर रही है, टेम्परेचर पे करती है, और मटेरियल पे करती है। इसी तरह वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का जो है वो ओहम होता है। सो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 27 पे। कॉलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ओके, अगर हम कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो F हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के एंड Q2 के। ठीक है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये प्रोडक्ट ऑफ चेंजेस लाइक Q1 मल्टीप्लाई Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? ये R स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चेंजेस के। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास के होता है वो कॉलम्स लॉ कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होती है ऑपोजिट चार्जेस के लिए, और फोर्स जो रिपल्सिव होती है सेम चार्जेस के लिए। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, लाइक डिस्टेंस के। ये भी आपने इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अल्फ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 28 है। किस प्रोसेस में सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होती? ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है हमारे पास वो एक ऐसा प्रोसेस है नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। लाइक यहाँ पे जो Q है वो इक्वल होता है 0 के, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। आइसोथर्मल देखें तो उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोबैरिक देखें तो उसमें भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, और आइसोकोरिक देखें तो उसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। सो जो एडियाबेटिक है उसमें कोई भी हीट नहीं होती, Q जो है वो 0 के इक्वल होता है यहाँ पे। Adiabatic means no heat transfer but temperature can change, okay, like rapid compression हो जाना, expansion of gas हो जाना। तो ये जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, इससे ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारी जो फ्री ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन को और मज़ीद अच्छा कर सकें। आप हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर हमारे पास 29 है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से कौन सी है? ठीक है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आई वुड रेदर डाई दैन टू बैग, आई वुड रेदर डाई दैन बैग, आई वुड रेदर डाई दैन बैग, एंड आई वुड रेदर डाई दैन बैगिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वुड रेदर,
ठीक है। ये जो प्रेफर कर रहा है वन थिंग को दूसरी थिंग के ऊपर, लाइक एक जो थिंग है वो दूसरी थिंग के ऊपर प्रेफर की जा रही है, मतलब वुड रैदर, अगर हमारे पास है वुड और रैदर है, इसके साथ हमें एक बेस वर्ब चाहिए, ठीक है, प्लस हमें देन का वर्ड चाहिए, ठीक है, और साथ हमारे पास बेस वर्ब हो तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह हमारे पास इस कंडीशन को कौन पूरा कर रहा है, तो वो बीटा ऑप्शन है, लाइक आई वुड रैदर, ठीक है, फिर बेस वर्ब है यहाँ पे डाई, फिर हमारे पास आ रहा है देन, एंड देन फिर हमारे पास बेस वर्ब आ रहा है विच इज़ बैग, ठीक है। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास कंडीशन के ऊपर पूरा उतर है। ए है देन टू बैग, देन के बाद तो टू तो नहीं आता, लाइक अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो देन के बाद टू आ ही नहीं सकता। सी वाले को देखें तो देन बैग, देन तो टाइम के लिए होता है ना, THEN वाला, तो ये भी नहीं हमारे पास आ सकता। और इस तरह डी है डाइंग देन बैगिंग, सो वुड रैदर के बाद बेस वर्ब आता होता है, तो ये तो कंटिन्यूस बैगिंग आ गया, सो ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट बन रही है। सो वुड रैदर जो वो प्रेफर कर रहा है देन प्लस बेस वर्ब को, सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 30 है, अटेस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होता है। अच्छा, अटेस्ट जो है ना, इसका जो हम देखते हैं मोस्टली वो होता है हमारे पास टू कंफर्म, किसी चीज़ को कंफर्म करना, बेयर करना विटनेस को, और कोरोबोरेट करना, लाइक कंफर्म करना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ अटेस्ट करवानी, मतलब कंफर्म करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास कोरोबोरेट और कंफर्म जो है वो इससे रिलेटेड मोस्ट रिलेटेड ऑप्शंस हैं। एनलार्ज देखें वो तो नहीं हो सकता, लाइक मेक बिगर होता है उसका मीनिंग। असाइन देखें तो एलोकेट करना होता है, गिव करना होता है। और एल्योर देखें तो वो अट्रैक्ट और टेम्प्ट होता है। सो अटेस्ट है टेस्टिफाई करना, कंफर्म करना। सो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है।